हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। बच्चा बाड़ी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मजेदार चल रहा है, अमेजिंग चल रहा है, सब एकदम ओपी है ना भाई। बता दो यार फटाफट से। अच्छा क्या है कि स्कूलों में भी एग्जाम का दौर, बोले तो एग्जाम का मौसम तो शुरू ही हो गया होगा। और कमबख्त ये होली का जब त्योहार आता है ना, ये भी एग्जाम के बीच में आ जाता है। अग्री करते हो कि नहीं करते हो भाई इस बात से, है ना। कि कभी भी बेचारे हमारे स्टूडेंट्स, चाहे वो 8th वाले, 9th वाले, 7th वाले, 10th वाले हो, 11th वाले हो, 12th वाले हो, ये बेचारे होली सेलिब्रेट कर ही नहीं पाते ठीक से। क्यों? क्योंकि भैया बीच में एग्जाम आ जाते हैं, है कि नहीं। चले कोई बात नहीं, फिलहाल अगर जब होली आएगी तो तब देख ही लेंगे, है कि नहीं, और पूछ ही लेंगे कि भैया होली कब है। चलिए तो बच्चों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे और अमेजिंग और सुपर डुपर वाले प्लेटफॉर्म, यानी कि कहां पे भाई, आपके अपने पीडब्ल्यू पे। और मैं कौन हूं यार, मैं वही इंसान हूं जो हर बार आ जाता हूं आपसे बहुत सारी बकवास करने, बहुत सारी बात करने, और हर बार यही चीज बोलता हूं आकर के, भैया कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो, ए भैया कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो, है ना। तो आई एम दैट गाय, तो आई एम दैट पर्सन, तो मैं वही इंसान हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आगे बात करूं कि आज हम क्या करेंगे, राइट, तो हमारे पास एक चैप्टर है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। हालांकि चैप्टर मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, राइट बच्चे, आपने यही भी पढ़ा है लिटिल चैम्प्स के ऊपर। तो आज हमने सोचा कि इस चैप्टर के थोड़े अप्रोच को चेंज किया जाए, राइट। तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं करूंगा भैया क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक का सफर, ठीक है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम करेंगे बहुत सारे सवाल, और उन सवालों से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट उनको ब्रेक डाउन करके समझेंगे, सीखेंगे, और इसी के थ्रू बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के खेला में, यानी हमारे आज की क्लास में जो सफर है वो कैसा है भाई, वो है क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक का सफर। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक, राइट। चलिए तो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक बात करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे, और उसके बाद आपको करेंगे सायोनारा। ठीक है, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो शुरुआत की जाए यार छोटे से प्यारे से अमेजिंग से प्यारे से वीडियो की, है ना। तैयार हो सब लोग भाई लोग, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे। अच्छा बहुत सारे बच्चे ना हमारे यहाँ पे बड़े अमेजिंग अमेजिंग आंसर्स करते हैं कमेंट सेक्शन पे, बड़ा मजा आता है यार तुम्हारे आंसर्स पढ़ के। और बच्चे व्हेन आई से आई रीड योर आंसर्स, आई एक्चुअली रीड योर आंसर्स, ठीक है। और अगले क्लास में तो इनफैक्ट मैं पक्की बात है नाम भी ले दूंगा एक दो बच्चों का, तो जिनके आंसर्स बैक टू बैक एकदम ओपी, एकदम धमाकेदार आ रहे हैं। चलिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हमारा पहला सवाल ही, हमारा पहला क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज ट्रिबियाट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम आर्क्यूएट प्रिंसिपल, राइट। तो ट्रिबियाट प्रिंसिपल आर्क्यूएट प्रिंसिपल से डिफरेंस कैसे है, ठीक है। आर्किटेक्चर के दो तरीके हैं, दो मतलब प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे आप कई सारी चीजें बनाते हो, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आपको बस इतना सा बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, जो अच्छा सवाल है आपके स्कूल्स में आ भी सकता है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि द ट्रिबियाट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम आर्क्यूएट प्रिंसिपल। देखिए अगर हम ट्रिबियाट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहां पे जो रूफ्स है, रूफ्स मतलब छत, डोर्स मतलब दरवाजे, विंडोज मतलब खिड़की, इसको बनाया जाता है बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स। देखिए इसको बहुत आसानी समझिए, मतलब मेरे पास दो वर्टिकल कॉलम्स हैं, है ना। वर्टिकल मतलब सीधा, ठीक है, दो कॉलम्स हैं। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल, एक ऐसा इस तरीके का छत डाल दिया, राइट। तो यहाँ पे छत को बनाने का तरीका, दरवाजों को बनाने का तरीका कुछ ऐसा ही है, यानी दो वर्टिकल कॉलम्स है, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, यानी हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हैं लंबा सा बार टाइप का कुछ रखा हुआ है, और इनको एडजस्ट करके दरवाजे, खिड़की या फिर कोई भी छत वत हम लोग बना रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका ट्रिबिएट प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग द आर्किटेक्चर। अब आ जाते हैं आर्क्यूएट पे। आर्क्यूएट कहता है कि जो वेट है सुपर स्ट्रक्चर का above the doors and windows was carried by arches। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि इसमें आप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखोगे, बट अगर आप बात करोगे आर्क्यूएट की, तो आर्क्यूएट में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखोगे, है ना, डोम शेप्ड या फिर आर्च। आर्च क्या होता है, ऐसे सेमी सर्कुलर टाइप का फॉर्मेशन। तो जब आप बात करेंगे बच्चों कभी भी किस चीज की, आर्क्यूएट की, तो आर्क्यूएट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें ऐसे आर्चेस का यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें ट्रिब्यूट की, तो ट्रिब्यूट में क्या होता है बच्चों, दो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और उसके ऊपर हमने यहां पे एक हॉरिजॉन्टल यानी कि सीधा सीधा क्या प्लेस किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल बीम प्लेस किया हुआ, राइट। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका क्या है बेटा, दैट इज ट्रिब्यूट, एंड कुछ इस तरीके का आर्क वाला स्ट्रक्चर है आपका आर्क्यूएट, ठीक है। तो नाम में ही आर्क है, तो आप भी समझ सकते हैं आर्क्यूएट लिखा हुआ है, तो नाम में क्या है भाई, आर्क बनी हुई है, राइट बच्चों। चलिए तो ये दो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं आपके आर्किटेक्चर के, जिसके थ्रू भाई आर्किटेक्चर किया जाता था। चलिए आगे बात करते हैं।
अगला सवाल कहता है कि शिखर क्या होता है। देखिए शिखर क्या है। शिखर पहली बात तो आपको मिलेगा मंदिर के अंदर। मंदिरों का जो सबसे टॉप मोस्ट रूफ होता है ना, सबसे टॉप मोस्ट छत जो एकदम पॉइंटेड होता है ऊपर की तरफ वाला, बच्चे उसको कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं उसको हम? शिखर। तो शिखर का मतलब, हिंदी शब्द का मतलब शिखर जो है ना बच्चे, उसका मतलब होता है पीक, किसी चीज का हाईएस्ट पॉइंट, है ना। अगर आप उसका हिंदी का मतलब भी समझोगे, शिखर जो हिंदी शब्द है उसका अगर आप मतलब निकालेंगे तो उसका मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक, दैट इज कॉल्ड ए शिखर, राइट। चलिए आगे बात करूं बच्चों अगर आपसे, तो जो राजा राजेश्वर मंदिर है आपका थंजावुर के अंदर, इसके पास क्या है भाई? टॉलेस्ट शिखर है अमंग द टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। यानी उस जमाने में जितने भी मंदिर हुआ करते थे तो उन मंदिरों में सबसे ऊंची छत, अगर सबसे ऊंचा शिखर किसी मंदिर का था तो किसका था? राजा राजेश्वर मंदिर, जो कि थंजावुर में है। ठीक है, उस टाइम पे देखिए इसको कंस्ट्रक्ट करना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस जमाने में कोई क्रेन्स नहीं हुआ करती थी, राइट। तो 90 टन के स्टोन को टॉप तक लेके जाना बहुत ही मुश्किल था यहाँ पे मैनुअली। तो देखिए उस टाइम पे क्या किया जाता था, समझिएगा कैसे होता था। मान लीजिए कि ये मेरा मंदिर का टॉप का पोर्शन मुझे बनाना है, तो ये इंजीनियर्स क्या करते थे, यहां से यहां तक लेकर के ना एक लंबा इंक्लाइन बनाते थे। क्या बनाते थे? एक लंबा इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब इस इंक्लाइन प्लेन पे जो आपका स्टोन है वो रोल करते हुए आगे जाता था, रोल करते हुए आगे जाता था, और फाइनली यहां पे लगा दिया जाता था। क्या किया जाता था भाई? यहां पे आके लगा दिया जाता था। अब जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता था ना, तो इस इंक्लाइन को लोग क्या करते थे? इस इंक्लाइन को लोग तोड़ देते थे, यानी ब्रेक कर देते थे, ठीक है। मतलब 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबे इंक्लाइन बनाए जाते थे। तो ये उस जमाने में क्रेन्स तो होती नहीं थी, है ना भाई। तो उस जमाने में क्या करते थे ये लोग? ऐसा इंक्लाइन प्लेन बनाते थे और इस इंक्लाइन से ऐसा पत्थर लेके जाते थे, पत्थर ले जाकर के जब सेट कर देते थे उसके बाद इस इंक्लाइन को तोड़ दिया जाता था, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई, इंक्लाइन बना रहेगा तो भाई सुंदरता खराब करेगा, तो इस इंक्लाइन को बना के इसका ये सिंपल सा बस लॉजिक यही था कि यहां से पत्थरों को कैरी करके आगे ले जाया जाता था, एंड जब एक बार फिट हो गया पत्थर जाके तो वहां पे इंक्लाइन को हमने तोड़ दिया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वाज डन, दैट्स ऑल, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज पेत्रा देवरा। ठीक है, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, दैट इज व्हाट इज पेत्रा देवरा। सो पेत्रा देवरा क्या है बच्चे? इट्स अ कलर्ड रॉक। कभी आप अगर ताजमहल विजिट किया हो या कोई भी ऐसा मुगल के जमाने का अगर आपने आर्किटेक्चरल लाइक कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट है जो भारत में विजिट किया होगा, तो आप देखेंगे कि बच्चे यहाँ पे ना कलर्ड, ऐसे कलर्ड वाले स्टोन्स लगे होते हैं, ठीक है। मार्बल में ऐसा कलर्ड पैटर्न बना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पैटर्न बनाया, अब इसको ना मैं एक अपनी गंदी ड्राइंग में बना के दिखाता हूं आपको। तो यहां पे ना मैंने ऐसे कुछ मोती टाइप के, कलरफुल पत्थर टाइप के लगा दिए। तो ये क्या होता है कि अंदर एम्बेडेड होते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया, एक दीवार में स्पेस दिया और उस स्पेस के अंदर कुछ मतलब पत्थर लगा दिए कलरफुल, ठीक है, कलरफुल डिजाइंस लगा दिए, कलरफुल पैटर्न्स लगा दिए। तो ये जो पैटर्न्स थे ना ये कहलाते थे आपके पेत्रा देवरा, ठीक है। चलिए, सो पेत्रा देवरा इज द कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन डिप्रेशंस carved into marble और sandstone, ठीक है, that creates beautiful patterns। तो मैंने वही बताया आपको कि मान लीजिए मेरी एक मार्बल की दीवार है। अब इस मार्बल की दीवार में मैंने कुछ स्पेसेस छोड़ दिए, ठीक है, स्पेसेस मतलब डिप्रेशंस, खाली जगह छोड़ दिए, और इन खाली जगहों को कलरफुल पत्थरों से फिल कर दिया। तो होता यह था कि जो खाली जगह से कलरफुल पत्थर जब फिल किए जाते थे तो एक बड़ा सुंदर सा पैटर्न जनरेट करते थे, और इसी आर्ट को, इसी मतलब पैटर्न को हम पेत्रा देवरा कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम देखेंगे तो एम्परर शाहजहां का जो गद्दी था, थ्रोन था, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे खूबसूरत पेत्रा देवरा के डिजाइन आपको मिलेंगे, राइट। तो ये दिखाता था कि भाई जो लेजेंडरी ग्रीक गॉड है ऑर्फियस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे शाहजहां के पीछे डिजाइन बनाई गई थी उसमें ग्रीक भगवान ऑर्फियस ऐसा ल्यूट बजा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। तो उनको बजाते हुए उस मार्बल के अंदर बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया था विद द हेल्प ऑफ दिस पेत्रा देवरा डिजाइन्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का डिजाइन है बच्चों, क्या है, एक तरीके का डिजाइन है। तो मैंने आपको बना के दिखाया। और डिजाइन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल मार्बल की दीवार है, मार्बल का पिलर है, उसमें ना कुछ जगह पे गैप्स छोड़ दिए, है ना, स्पेस छोड़ दी, खाली जगह, ठीक है। उस खाली जगह में हमने कलरफुल पत्थर भर दिए एक पैटर्न में, एक डिजाइन में। तो ये जो डिजाइन बना ये कहलाता है आपका पेत्रा देवरा, ठीक है। सॉर्टेड बच्चे। चलिए, तो माना जाता था कि जो ऑर्फियस का म्यूजिक है, ठीक है, that could calm ferocious beats until they coexisted with humans peacefully। तो ऐसा माना जाता था कि भाई जो ऑर्फियस का म्यूजिक है उतना पावरफुल है कि वो सबसे खतरनाक जो जानवर है, सबसे खतरनाक लोग हैं, उनके दिमाग को भी शांत कर सकता है, और तब तक शांत कर सकता है जब तक वो ह्यूमंस के साथ, है ना, आदमियों के साथ एकदम अच्छे खुशी से रहने के लिए तैयार ना हो जाए। तो एक तरीके से कामिंग इफेक्ट आप डाल सकते हो। देखिए, कोई भी सुंदर चीज को आप देखिए तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होता है, राइट। सो दैट इज
वेरी साइंटिफिक, आपका ब्रेन उस चीज को परसीव कर रहा है। जब आप कभी पहाड़ों में जाते हैं, जब आप कभी माउंटेन्स में जाते हैं और माउंटेन्स का ब्यूटी देखते हैं उठ करके, आपको लगता है वाओ स्नोफॉल हो रही है, आप देख रहे हो बादल ऐसे उड़ रहे हैं, यू नो दैट काम्स योर माइंड। आपके ऐसा लगता है कि आपके दिमाग का सारा टेंशन, सारा ट्रबल कुछ समय के लिए, कुछ मोमेंट के लिए बिल्कुल खत्म हो गया है। सो दैट्स ए काइंड ऑफ कामिंग इफेक्ट, राइट। तो ये जो डिजाइन है, जो सूदिंग डिजाइन है, सुंदर पैटर्न है, ये आंखों को भी अच्छे लगते हैं, साथ ही साथ हमारे माइंड को भी काम करते हैं, राइट, ठंडा करते हैं, दिमाग को शांत रखते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न्स पुराने जमाने में आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। सो दैट वाज कॉल्ड एज पियत्रा द्यूरा। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल आता है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है, चारबाग। सवाल कहता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चारबाग गार्डन। ठीक है, देखिए चारबाग गार्डन जो थे, ऐसे गार्डन्स थे जिनको एक रेक्टेंगुलर वॉल के अंदर बनाया जाता है, रेक्टेंगुलर वॉल स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि मेरा एक घर है ऐसा, ठीक है, घर के बीच में मैंने क्या किया, यहां पे इस टाइप के एक गार्डन्स बना दिए, राइट, जिसको 4 अलग अलग क्वार्टर्स में, 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मेरा एक ऐसा घर था, एक लंबा सा एरिया है, इसमें मैंने क्या बनाया है बच्चे, गार्डन्स बनाए हैं, जिसको ऐसे 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। तो वहीं से इसको नाम मिला चारबाग। क्या मिला यहां से, बाग का मतलब होता है गार्डन और चार मींस 4। ठीक है, तो एक ऐसा गार्डन जिसको 4 हिस्सों में, 4 अलग अलग पार्ट्स में आपने डिवाइड किया हुआ है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज चारबाग। अब इन गार्डन्स को क्या कहते थे, चारबाग, दैट इज 4 गार्डन्स बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चे, हमने क्या किया कि एक गार्डन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो एक गार्डन ये हो गया, एक गार्डन ये हो गया, एक गार्डन ये हो गया, एक गार्डन ये हो गया। तो कितने गार्डन्स बन गए टोटल, 4 गार्डन्स बन गए। और ऐसे कॉमन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, चारबाग। ठीक है, चारबाग का मतलब है यहाँ पे कितने गार्डन्स हैं, 4 गार्डन्स, राइट। चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा। तो चारबाग गार्डन है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिवर फ्रंट गार्डन। अब रिवर फ्रंट गार्डन क्या होता है, मतलब एक ऐसा गार्डन जिसमें खड़े होकर आप नदी का नजारा ले सकते हो। ठीक है, जो रिवर को फेसिंग है, रिवर फेसिंग है, राइट। जब आप रिवर फ्रंट कहते हैं ना, तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी चीज जो नदी को फेस कर रही हो। तो भाई पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, इस प्रकार के सुंदर सुंदर गार्डन बनाते थे, है ना। अब आप सोच के देखिए कितना खूबसूरत लगता होगा उन गार्डन में बैठ करके शाम की चाय पीना, या शाम में जो भी खाते पीते होंगे, और सामने नदी बह रही है। अच्छा, तब नदियां भी गंदी नहीं थी। ठीक है, नदियां गंदी नहीं थी क्योंकि उसका रीजन है, उस टाइम पे फैक्ट्री वगैरह थी नहीं, है ना। फैक्ट्री वगैरह का गंदा पानी तो वहां जाके गिरता नहीं था, तो नदियां वगैरह साफ थी, कंपैरेटिवली अच्छी थी। तो भाई राजा लोगों को भी मजा आता था, तो राजा लोग बढ़िया जाकर के वहां बैठ जाते थे अपनी बेगम के साथ, कहते थे बेगम साहिबा जरा चाय परोसिए, है ना। चाय के साथ गर्मा गर्म गोभी पकौड़े हो जाते तो मजा ही आ जाता, है ना। बेगम साहब क्या कहती, बादशाह सलामत ऐसा है, पकौड़े खुद बनाइए, उठ के जाइए, काम धाम तो करते नहीं, पकौड़े खा खा के मोटे और हो जा रहे हैं, जाइए उठ के जाइए, हमारे लिए बना के लाइए। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपस में कॉन्वर्सेशन हुआ करता होगा भाई। ठीक है, तो चारबाग के भी बहुत सारे आपको वर्जन्स मिलेंगे, जैसे रिवर फ्रंट गार्डन उसमें से बहुत कॉमन है, माने ऐसा गार्डन कि जहां पे आप बहुत अच्छे से प्यारे इस तरीके से बच्चे रिवर का व्यू ले सकते हैं, है ना, रिवर फेसिंग आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नाउ अब ये जो गार्डन्स थे, दे वर नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ चारबाग बट एट इट्स एज, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो ड्वेलिंग, जो रिवर फ्रंट की बात कर रहा हूं ना बच्चों मैं आपसे, तो डेफिनेट सी बात है एकदम गार्डन के सेंटर में तो लोकेटेड होगा नहीं, नदी के पास। रिवर फ्रंट की बात की जा रही है, तो डेफिनेट सी बात है हम बात कर रहे हैं नदी के पास वाले चीज के, राइट। तो बहुत सारे ऐसी चीजें आप देखोगे। ठीक है, चलिए, तो पहली बात तो चारबाग नाम कहां से आया, हमने क्या किया, एक गार्डन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है सिमेट्रिकली, इक्वल तरीके से, जिससे ऐसा लग रहा है कि 4 गार्डन हैं, तो वहां से नाम आया चार गार्डन। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारे वर्जन्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे वैरायटीज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे रिवर फ्रंट गार्डन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो रिवर फ्रंट गार्डन जनरली क्या होता था बच्चे, कि नदी के बहुत किनारे, नदी के बहुत पास बना होता था। इससे बेनिफिट ये है कि भाई राजा वगैरह जाके आराम से अपना एक सुकून का टाइम वहां पे बिता सकते हैं, नदी को देखते हुए चीजों का एंजॉय कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अब हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ किंग, एक राजा का इंपॉर्टेंस एक मंदिर कैसे बच्चे कम्युनिकेट करता था। ठीक है, देखिए मंदिरों को बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है इस इनफैक्ट से भी, कि इस पॉइंट से भी, कि भैया जो राजा थे हमारे, वो अपने आप को एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, भगवान का मैसेंजर बताते थे। ठीक है, इन्होंने अपने जो टाइटल्स रखे, राजा राजेश्वर, ठीक है, फॉर एग्जांपल राजा राज चोला,
ठीक है। तो इस तरीके की जो अगर आप टाइटल्स देखोगे ना भारी भरकम, तो वो भी एक तरीके से एक मेंटल इफेक्ट क्रिएट करते हैं कि भैया ये राजा है, ये बहुत बड़े इंसान है ना कहीं गॉड के खुद रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो मंदिर बनवाते थे राजा, भव्य मंदिर बनवाते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, वो अपना इंपॉर्टेंस दिखाते थे, अपने पावर का, अपने पैसों का इंपॉर्टेंस, जिससे लोग जो है इनके लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए, राइट। ठीक है, टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था एज प्लेसेस ऑफ वर्शिप, है ना। और साथ ही साथ ये राजा के पावर को, उसके वेल्थ को और उसका जो भक्ति भावना है भगवान के प्रति, उसको भी ये बच्चे क्या करता था, पोर्ट्रे करता था, राइट। चलिए, पोर्ट्रे मतलब बहुत सिंपल सी बात है, उसको दिखाता था, उसको शो आउट करता था। अब मान लीजिए मैं एक राजा हूं, मैंने क्या किया, एक बहुत भव्य, एक बहुत सुंदर बड़ा सा मंदिर बनवा दिया, तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्चे होंगे। अब जब लोग उस मंदिर को देखने को आएंगे तो लोग कहेंगे वाह क्या मंदिर बनवाया है, राजा जी तो बहुत बड़े इंसान है, राजा बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो इस तरीके का जो मेंटल माइंडसेट है ना, वो लोगों के माइंड में क्रिएट होता था। ठीक है, सो टेम्पल्स वर मिनिएचर मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय किंग एंड हिज अलाइज। कहने का मतलब ये है कि जो मंदिर बनवाए जाते थे, उनका जो डिजाइन है, उनका जो आर्किटेक्चर है, उनका जो कंस्ट्रक्शन है, वो इस तरीके से था कि वो एक रिसेम्बलेंस शो करता था बच्चे, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल शो करता था एक ऐसी दुनिया का, एक ऐसे राज्य का जिसको राजा रूल कर रहा है, उसके जो साथ साथ के लोग हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, वो मिलकर के चला रहे, राइट। तो एक तरीके से अपने आप में मंदिर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो एक फेस्टिविटी है, राइट, जहां पे भगवान है, भगवान के लिए पूजा है, और उस पूजा अर्चना से जुड़े कितने सारे लोग हैं, और साथ ही साथ राजा का इंपॉर्टेंस है, वो राजा जिसने अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बना लिया है, जो लोगों के माइंड में चीज बैठ गई है कि भैया राजा जो है समवन, एक ऐसा इंसान है जो कि भगवान का भेजा हुआ बंदा है, भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर है, और हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसकी बात माननी चाहिए। तो इस तरीके के जो माइंडसेट्स हैं बच्चे, वो लोगों के दिमाग में यहां पे क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो राजा राजेश्वर मंदिर है, जिसको राजा राजदेव ने बनवाया था फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड, दैट इज राजा राजेश्वरम। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं, ये पिलग्रिमेज सेंटर्स बनने लगे। पिलग्रिमेज क्या होता है, जहां पे आप तीर्थ जाते हो, यानी आपको लगता है कि भैया भगवान वहां वास करते हैं, आप भगवान के लिए रिस्पेक्ट पे करने जाते हो। जैसे भारत में आज के टाइम पे आपका तिरुपति हो गया, ठीक है, फिर अगर हम बात करें बच्चों, माता वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, तो ये क्या है बच्चे, पिलग्रिम सेंटर्स है, राइट। चलिए, फिर जनरली आप देखोगे तो जो राजाओं के नाम थे और भगवानों के भी जो नाम है बच्चे, बहुत सिमिलर है, राइट। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें, जो हमारे गॉड्स के नाम थे ना, उनसे इंस्पायर होकर के राजा अपने नाम रखते थे, ठीक है, ताकि लोग रिलेटेबली सोच पाए कि अच्छा ये राजा जो है इनसे कनेक्टेड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल किंग क्या करता था कि पहली बात तो भाई जो भगवान का नाम है उसी से इंस्पायर होकर अपना नाम रखता था, क्योंकि भगवान का नाम तो यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा रिलीजियस है, काफी गुड सिंबल है ना। साथ ही साथ ये चाहता था कि भाई लोग इसको एज अ गॉड समझें या फिर इसको एज अ गॉड का रिप्रेजेंटेटिव समझें, तो इस वजह से भी इन लोगों के नाम इस तरीके से होते थे, राइट। तो जितने भी वर्शिप्स होते थे टेंपल के अंदर, राइट, तो बच्चों कहीं ना कहीं उसके थ्रू ये अपने भगवान को क्या करते थे भाई, रिस्पेक्ट देते थे, है ना। टेंपल्स के अंदर कौन से वर्शिप रिचुअल्स होते हैं भाई, जैसे यज्ञ हो गए, हवन हो गए, बहुत बड़ा महायज्ञ करवा दिया, तो इस तरीके की चीजें जो है ना एक तरीके से एक ऑरा क्रिएट करती है पूरे सोसाइटी में, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों। यहां पे क्वेश्चन कहता है कि एक इंस्क्रिप्शन है शाहजहां के दीवाने खास में दिल्ली में, जो कि ये कहता है कि इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हेयर, इट इज हेयर, इट इज हेयर। इसको ये एक्चुअली पर्शियन में लिखा हुआ है, तो ये कुछ ऐसे है, राहे फिरदौस फिर रूहे जामी आस्तो, अमी आस्तो, अमी आस्तो, अमी आस्तो। ठीक है, तो ये मतलब एक्चुअली द स्टेटमेंट है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यही है कि इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हेयर, इट इज हेयर, इट इज हेयर। ठीक है, और मेरे ख्याल से खुसरो का इंस्क्रिप्शन है, एज फार एज आई रिमेंबर, सो दैट वाज खुसरो ही एक्चुअली रोट दिस। चलिए, तो हाउ वाज दिस इमेज क्रिएटेड, ये इमेज कैसे क्रिएट की गई कि भैया अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और सिर्फ यही है। देखिए, अगर आप बात करेंगे शाहजहां के रूल के टाइम के, तो मुगल आर्किटेक्चर के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको इनके डिजाइन्स में दिखते हैं। शाहजहां को कई बार बिल्डर प्रिंस भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट करवाया। जैसे जहांगीर को पेंटिंग्स बहुत पसंद थी, तो उन्होंने पेंटिंग्स को बहुत प्रमोट किया है। वैसे शाहजहां को कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर बहुत पसंद था, तो शाहजहां आप देखेंगे इन्होंने बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर को प्रमोट किया है, राइट। तो अगर आप देखोगे कि शाहजहां के टाइम पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की गई थी, खासकर आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में, ठीक है। इनफैक्ट शाहजहानाबाद एक पूरा शहर था
दिल्ली की अगर आप बात करते हैं तो मैंने शायद बहुत बार अपने लेक्चर्स में बताया है आपको कि दिल्ली एक शहर नहीं हुआ करता था, दिल्ली के 7 अलग अलग हिस्से थे, 7 अलग अलग शहर थे, तुगलकाबाद, शाहजहानाबाद, है ना, इस तरीके करके 7 अलग अलग एरियाज थे। ठीक है, पुरानी दिल्ली बिल्कुल है, पुरानी दिल्ली बहुत सुंदर हुआ करता था एक्चुअली। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने आके पुरानी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जो पुरानी दिल्ली का एरिया जिसको आप चांदनी चौक के नाम से जानते हैं, चांदनी चौक बहुत फेमस है ना आजकल, तो पुरानी दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है बच्चे। ठीक है, तो चांदनी चौक बहुत फेमस है ना, तो जो चांदनी चौक वाला एरिया है वहां पे कनाल्स हुआ करते थे, यानी पानी वहां से बहा करता था। ठीक है, उस पानी को सप्लाई किया जाता था शहर में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, सुंदर सुंदर गार्डन्स हुआ करते थे। जब ब्रिटिशर्स आए इन्होंने सब कुछ तोड़ डाला, सब कुछ खराब कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आके बसाया न्यू दिल्ली, जिसको हम कहते हैं लुटियंस का दिल्ली। ठीक है, लुटियंस था जिसने ये सब कंस्ट्रक्ट किया था, जो आप न्यू आज देखते हो ना, कभी अगर आप दिल्ली आओ या आपने मूवीज में देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, जो कनॉट प्लेस का एरिया है, ये सब जो नया वाला एरिया है ना, ये बनाया है भाई ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि एडवांस एरिया बनाने चाहिए, मॉडर्न एरिया बनाने चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे हैड स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग इट। लेकिन इसके चक्कर में जो पुराने जमाने का अच्छा एरिया था ना, वो इन्होंने बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो अगर आप आज भी न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली देखोगे ना, दे आर टू डिफरेंट स्टोरीज। आप कनॉट प्लेस से बहुत दूर नहीं है पुराने दिल्ली, अगर आप जाओ कभी कनॉट प्लेस पे, आप जाओ कनॉट प्लेस पे, यू विल फील लाइक वाओ, मतलब दैट्स अ वाइब। फैक्ट है ना, ऐसा नहीं कहूंगा कि उन्होंने बहुत कुछ बेकार बनाया है। कभी आप कनॉट प्लेस पे जा करके एक सिंपल सा कॉफी लेकर के बैठ जाइए, सिर्फ बैठे रहिए, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, विल फील द वाइब ऑफ द प्लेस। आप हालांकि बहुत कंफ्यूजिंग बनाया है, बहुत कंफ्यूजिंग है, आप घूमते रहोगे आउटर सर्कल इनर सर्कल, उसी में परेशान हो जाओगे, पता चलेगा जहां से स्टार्ट किए तो वापस वहीं पे आ गए। तो गूगल मैप भी वहां कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मजा आता है ना, मजा जरूर आता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भाई सेरेमोनियल हॉल्स बनाए गए थे पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए, जिसको आप कहते हैं दीवाने खास और दीवाने आम। ठीक है, तो उसको बड़े केयरफुली प्लान किया गया। देखिए, दीवाने खास मतलब फॉर स्पेशल पीपल, प्राइवेट के लिए हॉल्स बनाए गए, और दीवाने आम जो है जहां पे नॉर्मली पब्लिक जमा होती है अपने बहुत सारी चीजों को लेकर के, बादशाह सलामत से बात करने के लिए, तो इन पूरी चीजों को बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया, राइट। फिर अगर हम बात करें, जो कोर्ट्स थे, देवर प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड। ठीक है, जिसको हम चेहल सुतून कहते हैं या 40 पिलर हॉल्स कहते हैं। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। क्या होता है बच्चों? आंगन। तो अगर हम ये बात करेंगे दीवाने खास की या दीवाने आम की, तो एक बहुत बड़ा सा आंगन था जिसके अंदर ये दीवाने खास और दीवाने आम बनाए गए थे। ठीक है, तो इस दीवाने खास और दीवाने आम को जहां बनाया गया था, ठीक है, जिस बड़े से कोर्टयार्ड में, उसको हम कई बार चेहल सुतून भी कहते हैं। चेहल सुतून का नाम है 40 पिलर्ड, ठीक है, 40 पिलर्ड हॉल्स, राइट बच्चों। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब जो डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर है, वो इतना मेस्मराइजिंग है कि लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेता है, राइट। लोगों की सोच को कैप्चर कर लेता है कि मतलब आप मजबूर हो जा रहे हो एक तरीके से इस खूबसूरती को बयां करने के लिए, राइट बच्चों। चलिए अगर हम बात करें, ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल लाइक अ मॉस्क। ठीक है, एक मस्जिद के शेप में जो है ऑडियंस का हॉल बनाया गया था, जहां पे दीवाने आम है, जहां पे दीवाने आम मींस कॉमन लोग आके बैठ रहे हैं, कॉमन लोग अपनी बातें कर रहे हैं, राइट। सो उसको एक मस्जिद का रूप, एक शेप दिया गया था बच्चे। ठीक है, एंड द पेडेस्टल ऑन विच शाहजहां थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला। अब देखिए क्या है यहां पे, एक ना आइडियोलॉजी समझिएगा, राजा की आइडियोलॉजी समझिए। देखिए जनता क्या है, जनता एक कॉमन आप कह सकते हो कॉमन पॉपुलेशन है, राइट। और उस कॉमन पॉपुलेशन से ऊपर उठा करके किसको बैठाया जा रहा है? बादशाह को। तो यहां पे एक ऑरा क्रिएट किया जा रहा है। देखिए दिमाग लगाइएगा इसको, मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल जनता और मैं यहां बादशाह सलामत हूं, तो मेरा जो प्लेटफॉर्म, मेरी जो गद्दी रखी गई है वो काफी ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे रखी गई है, जिसको आप किबला कह रहे हैं। ठीक है, अब इस ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे रखने का मतलब क्या है कि राजा एक तरीके से क्या है भैया, बादशाह का एक तरीके से भगवान समान है, क्योंकि भगवान को हमेशा अपने से ऊपर रखते हैं। भगवान के सामने हम तुच्छ हैं, हम एकदम तुच्छ प्राणी है कि नहीं भाई। गॉड के सामने हम कैसे जाते हैं? ऐसे हाथ फैला के जाते हैं कि नहीं? या तो हाथ फैला के जाते हैं, तो हाथ जोड़ के जाते हैं, है ना। सर ऐसा उठा के तो नहीं जाते। भगवान के सामने ऐसे सर नीचे होता है ना, सर एकदम चरणों में होता है, एकदम पैरों में होता है। हम रिस्पेक्ट देते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे वी आर स्लेव, वी गिव रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट देते हैं, राइट। भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं, इजंट इट। तो भाई वो ऑरा क्रिएट करने के लिए क्या किया गया था कि शाहजहां का प्लेटफॉर्म, जहां पे गद्दी उसकी रखी गई, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ करके बनाया गया। इस एरिया को हम कहते हैं किबला, जहां पे शाहजहां बैठेंगे तो ऐसा फील आए कि भैया जो जनता है वो आम जनता है, अपने दुख दर्द, अपनी रिक्वेस्ट लेकर के भगवान से खुद इंसाफ मांगने आई है। सो दैट इज द काइंड ऑफ इमेज दैट दे ट्राइड टू क्रिएट, राइट। चलिए
So idea of the king as representative of God on earth suggested by these आर्किटेक्चरल फीचर्स। तो कहने का मतलब यही है कि भैया जो भाई बादशाह सलामत ने जो भी फैसला कर दिया वो मान लीजिए कि भगवान का फैसला है, ठीक है। तो यहाँ जुडिशरी का कोई सिस्टम नहीं है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारा अदालत नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बादशाह ही आपका सुप्रीम कोर्ट है, बादशाह ही आपका डिस्ट्रिक्ट है और बादशाह ही आपका हाई कोर्ट है। तो बादशाह ने जो फैसला कर दिया मतलब वो एंड एंड फाइनल है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें बच्चे बड़ी कॉमन थी उस जमाने में। चलिए आगे चलते हैं। हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन, द रिच एंड द पुअर, द पावरफुल एंड द वीक, रिसीव जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि मुगल दरबार, मुगल कोर्ट इस बात को कैसे इंश्योर करता था कि चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो हर एक को बादशाह सलामत इक्वल जस्टिस देते हैं, ठीक है। हर एक के साथ न्याय करते हैं, हर एक का इंसाफ करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मुगल कोर्ट कुछ तरीकों से इस बात को जस्टिफाई करता है। देखिए पहला तरीका है जो कनेक्शन है बिटवीन द रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन इट्स न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इनसाइड रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो अगर कभी दिल्ली के लाल किला आप घूमने जाएंगे, कभी रेड फोर्ट घूमने जाएंगे, तो बहुत बड़ा रेड फोर्ट है यार, बहुत बड़ा है। मतलब मेरे को समझ नहीं आता, उसके रेड फोर्ट के बाहर का ग्राउंड आप देखोगे ना बेटा, इतना बड़ा ग्राउंड है वो, मेरे को तो समझ ही नहीं आता राजा करता क्या था यहाँ पे यार। ऐसा दौड़ाता था, घोड़े दौड़ाता था, घोड़े के साथ रेस लगाता था, मुझे नहीं पता भाई वो जो भी करता होगा, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है रेड फोर्ट का, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स। उसी के अंदर मस्जिद भी बना हुआ है, जामा मस्जिद भी बनी हुई है, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे तो जो रॉयल जस्टिस का मतलब है एक ऐसा न्याय जो कि यहाँ पे कौन कर रहा है, बादशाह कर रहा है, राजा कर रहा है, ठीक है। और इंपीरियल कोर्ट, इंपीरियल मतलब उस जमाने का जो कोर्ट था, उस चीज इस बहुत ही क्लियर तरीके से इस बात को एम्फसाइज किया जाता था कि भाई जो भी यहाँ पे न्याय दिया जा रहा है बिल्कुल इक्वल दिया जा रहा है, जस्टिफाइड दिया जा रहा है, ठीक है। एंड इसको बच्चे जस्टिफाई करने के लिए इसने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रखा था, एक प्रॉपर न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट है ना, एक नया दरबार बनाया था रेड फोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर, जहां पे बैठ करके सारे ऐसे न्याय वाले डिसीजंस करता था। फिर अगर हम बात करें, अगर आप देखोगे तो भाई शाहजहां के जो गद्दी थी, शाहजहां का जो थ्रोन था जहां बैठ के न्याय कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे पियत्रा दियोरा के डिजाइन थे, जिसमें ग्रीक गॉड ऑर्फेयस को ल्यूट बजाते हुए क्या दिखाया गया था, भाई वो ल्यूट बजा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ल्यूट बजाने का सिंबलाइजेशन है, जो ग्रीक गॉड ऑर्फेयस हैं, मैंने आपको पहले ही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि माना जाता है कि अगर वो संगीत बजा दें तो जो मतलब खतरनाक से खतरनाक जानवर, किसी भी तरीके का मॉन्स्टर कोई भी हो, वो शांत हो जाता है और आराम से रहने के लिए बच्चों रेडी हो जाता है, राइट। मतलब पीसफुल, शांति को एकदम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से एक माइंड में इमेज क्रिएट किया जा रहा है कि भैया अगर राजा बैठे हैं, राजा अपने आप में इस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय किया जाए और राजा जो बता देंगे वो बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें पोर्ट्रे की जा रही है। सो कंस्ट्रक्शन जो था बच्चों शाहजहां के ऑडियंस हॉल का, वो इस तरीके से किया गया था, दैट वाज एम टू कम्युनिकेट दैट किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड जहां पे सब लोग एक साथ रह सकें। तो जो दीवाने आम है, दीवानी आम क्या है, जहां पे कॉमन जनता आके जमा होती है, तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया। पहले तो मैंने आपको बताया कि उसको एक मस्जिद के शेप में डिजाइन किया गया है। अब मस्जिद जो है अपने आप में बच्चे एक बहुत ही होली प्लेस है, जहां पे कोई इनजस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकता, राइट। कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि यार भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे एक राजा को एक तरीके से भगवान के रिप्रेजेंटेटिव का दर्जा दे दिया गया है। इतना माहौल क्रिएट कर दिया कि राजा ने कहा कि भैया इस दीवाने आम में सब कोई बैठा है, अमीर बैठा है, गरीब बैठा है, रिच बैठा है, पुअर बैठा है, सब कोई बैठा है, राइट। वीक बैठा है, स्ट्रांग बैठा है, और राजा सबको साथ एक जैसा न्याय कर रहे हैं बैठ के इस गद्दी के ऊपर, ठीक है। तो भाई इस दीवाने आम में सब लोग जमा है ना, तो लोगों को फील होता था क्या बात है यार, हम सब एक साथ मिलकर के बैठ पा रहे हैं। तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ, कहते हैं ना, एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन जनरेट हो जाता था कि अच्छा बहुत अच्छी बात है, राजा जो अभी डिसाइड करेगा वो बिल्कुल सही डिसाइड करेगा, बिल्कुल करेक्ट जस्टिस होगी, है ना। तो इस तरीके की चीजों से भाई राजा हम लोगों को कन्विंस करते थे। चलिए आगे बात करते। क्वेश्चन कहता है कि यमुना नदी ने जो नई मुगल सिटी बनी शाहजहानाबाद में, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बच्चे तो यमुना नदी थी दैट प्लेड अ मेजर रोल इन फॉर्मिंग ऑफ शाहजहानाबाद, ठीक है। अब शाहजहां जो था इसने क्या किया था, रिवर फ्रंट गार्डन का जो स्टाइल था वो यहां पे अडॉप्ट किया, ठीक है। लेआउट ऑफ द ताजमहल एंड द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर। चले अगर हम बात करते हैं खासकर ताजमहल की, ताजमहल हैज अ रिवर फ्रंट गार्डन। रिवर फ्रंट गार्डन का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। कभी ताजमहल विजिट किया है, कभी ताजमहल गए हैं आप, नहीं गए हैं? अगर नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए ताजमहल कैसे एंटर होता है, बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है। मतलब आर्किटेक्चर की बात मैं करूंगा कि उस जमाने के मतलब आर्किटेक्चर्स जो आर्किटेक्ट रहे होंगे ना, क्या कंसेप्चुअली डिजाइन किया है, ठीक है। जब आप ताजमहल कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं, जब आप पहले कॉम्प्लेक्स में एंटर करेंगे, दो कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, ठीक है। तो पहले आप कॉम्प्लेक्स में एंटर करेंगे,
है ना, फिर आपको एकदम नमाज पढ़ने वाला एक बड़ा सा एरिया दिखेगा, ओपन एरिया दिखेगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, है ना, तो वहां बहुत बड़ा सा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, ठीक है। अब गार्डन के बीच में ना ऐसा एकदम फाउंटेन टाइप का गया हुआ है, ठीक है। फिर आप एक और दरवाजा से आएगा, उस दरवाजे से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा ताजमहल दिखता है। फिर आप जब ताजमहल वाले कॉम्प्लेक्स में चढ़ोगे ना, तो पीछे यमुना नदी बहती है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर फ्रंट गार्डन। एकदम कोने पे जाकर ये गार्डन बनाया गया है कि मतलब वहां से आगे बढ़ोगे तो आपको सीधा यमुना नदी दिखाई देगी, राइट, पीछे ही यमुना बह रही है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर फ्रंट गार्डन, राइट। तो ये जो है ताजमहल बनवाना अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल था, क्योंकि काफी टाइम लगा था, है ना, और काफी मतलब बनाया भी बहुत सुंदर था। हालांकि इट्स अ मौसोलियम, मौसोलियम मतलब मकबरा है वो, ठीक है, मकबरा मतलब जहां पे डेड बॉडी रखी जाती है, दैट्स अ मौसोलियम, राइट। चलिए, फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो व्हाइट मार्बल का मौसोलियम बनाया गया है, दैट इज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस बाय द एज ऑफ रिवर, ठीक है। एंड गार्डन को इसके दक्षिण में रखा गया है, गार्डन के इसको साउथ में रखा गया। अगर आप ताजमहल को देखोगे ना, ताजमहल पता है कैसे बना है, ऐसे 4 पिलर्स हैं, 1 2, और बीच में वो मौसोलियम है, पीछे नदी है, आगे की तरफ गार्डन है। तो मतलब अगर आप उधर से देखोगे तो दक्षिण में यानी साउथ की तरफ जो है यहाँ पे गार्डन पड़ता है इसका, ठीक है। तो ये था आपका रिवर फ्रंट गार्डन स्ट्रक्चर, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, राइट। तो यमुना नदी ने यहाँ पे इसके ताजमहल को ब्यूटिफाई करने में एक बहुत ही बड़ी आप कह सकते हैं रोल निभाया। और मजे की बात यह है कि उस टाइम पे यमुना शायद बहुत साफ भी रहती होगी, ये भी फैक्ट है, राइट। उस जमाने में इतना गंदा तो नहीं रहता होगा, तो यमुना बहुत साफ रहती होगी, पानी बहुत ज्यादा रहता होगा, तो आपको जो बहती हुई यमुना दिखती होगी ना, अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, राइट। चलिए, शाहजहां ने इस आर्किटेक्चर को इस तरीके से डेवलप किया सो दैट ही कैन बेसिकली कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल्स हैड टू द रिवर। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ना नदी तक जाना है ना, तो पहले यू विल हैव टू पास थ्रू द एंटायर कॉम्प्लेक्स, आपको पूरे कॉम्प्लेक्स के थ्रू होकर जाना पड़ेगा। तो शाहजहां ने इस आर्किटेक्चर को इस हिसाब से डिजाइन किया था कि भैया इसके मंत्री ये देख पाए कि कौन सा मंत्री वहां नदी के पास जा पा रहा है, कौन सा मंत्री नहीं जा पा रहा है, राइट। तो ऐसा ना हो कि भीड़ की भीड़ पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि कोई अनऑथराइज आदमी पहुंच जाए, तो इस वजह से इसने इस हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है। फिर अगर मैं बात करूं ओनली द एक्सेप्शनली फेवर्ड नोबल्स, जैसे कि इसका एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा सन दारा शिको हो गया, उसको एक्सेस दिया जाता था नदी का। तो भैया रिवर फ्रंट गार्डन हर एक के लिए नहीं है, ठीक है। तो रिवर फ्रंट गार्डन को एंजॉय वही कर सकता है जो इसका सबसे पुराना और खास मंत्री है, ठीक है। जैसे इसका खुद का बेटा हो गया दारा शिको, तो हर एक को यहां पे एक्सेस नहीं दिया जाता था, ठीक है। सो बाकी सबको क्या करना पड़ता था, दे हैव टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम रिवर यमुना। तो रिवर यमुना का जो एक्सेस है वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, राजा के लिए है, और बाकी लोगों को शहर के अंदर जाके अपने घर बनाने पड़ेंगे। भाई पॉइंट है ना कि राजा और बाकी लोगों में फर्क क्या रहा। अब सारे लोगों के घर अगर नदी के आसपास बन जाएंगे, तो जो राजा का एक्सक्लूसिव आप कह सकते हैं एक्सेस है नदी को एंजॉय करने का, नदी को सीनरी को एंजॉय करने का, वो चला जाएगा। राजा तो आम हो जाएगा, तो राजा को ये चीज तो प्रूव नहीं करनी है। तो राजा क्या कहता है, भैया बाकी लोग तुम लोग शहर के अंदर जाकर घर बनाओ, ये नदी के आसपास वाला एरिया मेरा है, ठीक है। तो इसमें किसी को नहीं घुसने दूंगा, इसमें वही घुस सकता है जो मेरा बहुत ट्रस्टेड, मेरा बहुत खास आदमी है, राइट। सो दैट इज हाउ यमुना यमुना नदी ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहली बात तो आर्किटेक्चरल फॉर्मेशन में, और दूसरी बात ये जो पावर कहते हैं ना, ये जो शक्ति राजा प्रदर्शन कर रहा है, जिसका बादशाह अपना एक ऑरा क्रिएट कर रहा है, तो उसमें भी भाई यमुना नदी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बिकॉज यमुना नदी तक पहुंचना वॉज समथिंग वेरी बिग, राइट, एक एक्सक्लूसिव राइट आप कह सकते हैं, राइट बच्चों। चलिए, तो भाई इसी के साथ आज का डिस्कशन होता है समाप्त। उम्मीद है मजा आया होगा आपको इन सवालों कर करके, इन सवालों से बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को जान करके। और आज का में एक बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट्स विल डू द क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत नॉर्मल है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत सिंपल है, गिव फ्यू फीचर्स of the Raja Rajeshwar temple. Give few features of the Raja Rajeshwar temple, ठीक है। सॉर्टेड सॉर्टेड भाई लोग, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, सो दैट्स ऑल बच्चों फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग अ सो लवली एंड अमेजिंग ऑडियंस। मजा आता है तुम लोग से बात करते करते, है ना। बात करते करते क्या होता है ना, समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। तो ये अपने आप में एक बहुत खास बात है कि नहीं बच्चों। चलिए, तो तुम्हारे क्वेश्चंस का
तुम्हारे आंसर्स का मुझे इंतजार रहता है हमेशा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो बच्चे कर देना, अच्छा लगता है, खुशी मिलती, थोड़ी बढ़िया लगता है देख करके तुम्हारे आंसर्स को पढ़ करके। ठीक है, अभी क्या है ना कि आवाज में थोड़ी सी खराश है क्योंकि बिकॉज अगेन आवाज की बजी पड़ी है बैंड। चले फिलहाल मैं नेक्स्ट टाइम इस डायनासोर वाली आवाज को कम करके अपनी ओरिजिनल आवाज में वापस आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है, ताबड़तोड़ रिवीजन करना है क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चले तो बाय बाय बच्चा बाड़ी, टेक केयर, और मुझे बताना जरूर कि आपके एग्जाम स्टार्ट कब से हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मेरे को जानना है भाई। ठीक है, तो भाई कमेंट सेक्शन बता देना कि बच्चों के एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, किस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, और उसी के साथ हम बहुत सारी और बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा बाड़ी, टेक केयर एंड हैव अ सुपर्ब लर्निंग आवर्स अहेड। बाय।